नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम जेंडर से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे यानी शिक्षा में जेंडर सरोकार के बारे में अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं शिक्षा में जेंडर सरोकारों की। शिक्षा में जेंडर सरोकार के बारे में अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले जो है प्रारंभिक आज़ादी के समय के दो महान स्वतंत्र सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता और एक सामाजिक जनजागृति के लिए एक क्रांतिकारी बीज बोने वाले दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आधुनिक भारत में महिला शिक्षा की जो क्रांतिकारी बीज बोने का कार्य है वो 19वीं शताब्दी के मध्य ज्योतिबा फुले, जो ये हम चित्र देख रहे हैं, ये ज्योतिबा फुले का है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे ज्योतिबा फुले, और इनकी धर्मपत्नी, ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये सावित्रीबाई फुले का है। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन दोनों ने किया। 1848 में इन दोनों के प्रयासों से बालिका शिक्षा के लिए भारत में पहली पाठशाला पुणे में खोली गई और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों ने और भी कई स्कूल जगह जगह पर खोले और इस प्रक्रिया में उन्हें समाज के जो प्रभावशाली वर्गों के लोग हैं उनका कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने झुके नहीं। महिला शिक्षा के पक्ष में उनका ये जो सामाजिक हस्तक्षेप है ये कोई एकाकी या एक ही प्रयास नहीं था, वरन ये जाति प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनके खिलाफ भी उन्होंने समय समय पर मोर्चा खोला और जन जागृति और समाज में चेतना लाने का प्रयास किया। इस दोनों के बाद में एक नाम महत्वपूर्ण रूप से हम लेना चाहेंगे कि पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के उन परिवर्तनकामी प्रयासों को भी हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं जिनमें उन्होंने बाल विवाह और बाल वैधव्य से जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके लिए जगह जगह पर विभिन्न आश्रम खोले तथा जो चिकित्सा कॉलेज है और शिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। तो इन सभी उदाहरणों से हमारे सामने ये एक पिक्चर स्पष्ट होती है कि महिलाओं के हक में संघर्ष करने वाले जो समाज सेवी हैं उनका अनुभव था कि भारत के संदर्भ में जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति आदि पर सवाल खड़े किए बगैर, जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति पर सवाल खड़े किए बगैर महिलाओं के हकों की जो लड़ाई है उसको बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। यानी महिला शिक्षा के लिए हमें जनजागृति लानी है तो जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जो धार्मिक कर्मकांड है, जो सांस्कृतिक जो कारक है, इन पर हमें सवाल उठाने पड़ेंगे और इनके जो महिला शिक्षा में जो बैरियर के रूप में आ रहे हैं उनके खिलाफ हमें जन जागृति फैलाने के लिए दो हाथ करने पड़ेंगे। और इन्हीं जो ऐतिहासिक हस्तक्षेप है इनके प्रभाव के कारण ही भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व हैं। इनमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों को विशेष रूप से उभेरा गया है और उसकी व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 14 जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाने का विरोध करता है और उनको समान रूप से देखने की वकालत करता है, वहीं अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधानों की वकालत करता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। और संविधान के जो अतिरिक्त समय समय पर आए विभिन्न नीतिगत दस्तावेज हैं उन पर भी मुहर लगाने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय मुद्दे आए हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे NP 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो NP 1986 को हमें देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार इसमें समानता के लिए शिक्षा नामक जो खंड है उसमें एक पूरा भाग महिला शिक्षा को समर्पित किया। महिलाओं की
समानता हेतु शिक्षा का जो इसमें खंड 4.2 दिया गया है उस पर महिला शिक्षा पर जोर देते हुए एनपी 1986 कहती है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक हथियार या साधन के रूप में किया जाएगा और अतीत से चली आ रही जो विकृतियां हैं और विषमताएं हैं इनको खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रभाव दखल करेगी जिससे कि जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं वो नारी समर्थ और सशक्त हो। साथ ही नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से जो पाठ्यक्रम और पठन पाठन सामग्री है उसकी पुनर्रचना की जाएगी तथा अध्यापकों और प्रशासकों का पुनर्परीक्षण किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित जो अध्ययन है उसको भी विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा और इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्णकृत संकल्प होकर किया जाएगा और शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है। अब हम देखेंगे जो एनसीएफ 2005 है वो महिला शिक्षा के बारे में क्या कहता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद ने तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन पर एक अलग से पोजीशन पेपर गठित किया। एनसीएफ 2005 ने महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर अलग से एक पोजीशन पेपर गठित किया और इस समूह की जो प्रमुख अनुशंसाएं हैं उनमें से 2 अनुशंसाएं शिक्षा में बालिकाओं की पहुंच और जो अवरोधन की समस्या है इनसे संबंधित थी। तो ये कौन कौन सी है 2 देखते हैं। पहली थी कि सभी लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करे। लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार को अपना बजट शिक्षा से संबंधित जो बजट है उसको बढ़ाना होगा। साथ ही मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथा देश के सभी इलाकों में लड़कियों के लिए स्कूलों की पहुंच हो, इसके लिए प्रावधान किए जाएं जिससे लड़कियों द्वारा समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का सुनिश्चय किया जा सके। और दूसरा इसमें कहा गया है जो अवरोधन की समस्या थी इससे संबंधित कि लड़कियों की शिक्षा गुणवत्ता तथा उन्हें विद्यालय में बनाए रखना। सार्वजनिक विद्यालय खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये चिंता एनसीएफ 2000 ने उठाई कि जो सार्वजनिक विद्यालय हैं वो खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां समाज के वंचित तबके के जो बच्चे हैं, विशेष तौर पर जो बच्चियां और जो बड़ी संख्या में लड़कियों की बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट से संबंधित मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। इसलिए सार्वजनिक स्कूलों में जो ढांचागत सुविधा है उसको दुरुस्त किए जाने तथा शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसमें सुधारने की आवश्यकता है। तो जाहिर है कि ये जो दोनों दस्तावेज जिनके बारे में हमने चर्चा की, महिला शिक्षा और लैंगिक समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसमें राज्य की सक्रिय भूमिका की संकल्पना और प्रस्तावना की गई है। भारतीय समाज के संदर्भ में राज्य की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो भारतीय समाज है उसमें पारंपरिक रूप से जो बालिका या स्त्री विरोधी संस्कृति का दबदबा रहा है और एक आधुनिक और लोकतांत्रिक राज्य से ये अपेक्षा रहती है कि वे अपने नागरिकों को और विशेष तौर से जो कमज़ोर तबका है उसके लिए विशेष उपबंध करें और उन्हें जीवन का सार्थक अधिकार और जो मूलभूत समानता के जो अवसर हैं वो उपलब्ध करवाएं। साथ ही देखते हैं जो नामांकन से संबंधित जो मुद्दे हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं। तो महिला शिक्षा में नामांकन और जो पहुंच का सवाल है वो महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की जब बात की जाती है तो लड़कियां जब विद्यालय पहुंच पाएगी और उनका नामांकन होगा तभी ये सारे जो प्रयास है वो सफल हो पाएंगे। अभी भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी पहुंच से स्कूल बाहर है और इस कड़ी में
हमें स्कूलों में लड़कियों के न पहुंच पाने के जो कारण हैं उन कारणों की पड़ताल तो करनी होगी। और साथ ही जो पहुंच के सवाल में घर से विद्यालय की जो भौतिक दूरी है वो काफ़ी मायने रखती है। हालांकि जो हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है उसमें प्रति 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 3 से 5 किलोमीटर के बीच में सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था के लिए उसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो भारत जैसे जो पितृसत्तात्मक समाज हैं, इन समाजों में जहां लड़कियों को घर से बाहर अकेले भेजना सही नहीं समझा जाता है, घर से विद्यालय की जो भौतिक दूरी है वो लड़कियों की पहुंच को, जो स्कूली पहुंच है उसको कम करती है। वास्तव में विद्यालय का घर से दूर होना बच्चियों को शिक्षा से वंचित करने का एक अहम कारण है। इसलिए कहा जाता है कि जो विद्यालय और घर के बीच की जो भौतिक दूरी है उसको कम करके ही हम जो हमारी लड़कियों की शिक्षा है उसका ग्राफ बढ़ा सकते हैं और जो बालिका नामांकन है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसीलिए स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि उनके घर और विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक दूरी ज़्यादा है और इतनी दूरी तय करना उन्हें और उनके परिजनों को सुरक्षित नहीं लगता। साथ ही लैंगिक सुरक्षा के जो सवाल है उसके अतिरिक्त आज भी भारत के एक बड़े वर्ग के लिए भौतिक दूरी अतिरिक्त संसाधन की मांग करती है और ये जो मांग है उसको सरकार और जो समाज है इन दोनों को मिलकर और दूर करना है। और इसके संदर्भ में अधिकतर परिवार अपने न्यून संसाधनों में से खर्च करने में जो अपने को सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं और एक असुरक्षा समझते हैं कि भाई इस बच्चियों की शिक्षा में इतना पैसा खर्च कर दिया तो बाकी जो है पेट पालन का बजट है वो बिगड़ जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो अपनाई गई नीतियां हैं उन नीतियों को महत्व और बढ़ जाता है जिनमें इस भौतिक दूरी को पाटने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में स्कूली छात्राओं के लिए स्कूल आने जाने और जो हैं उनके बीच के रास्ते के लिए एक निःशुल्क साइकिल की व्यवस्था की गई है, जो हमारे राजस्थान में भी ऐसी स्कीम चलती है। इस तरह के कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज आने जाने की यात्रा को सार्वजनिक परिवहन को में मुफ्त भी रखा गया है और अनेक राज्यों में बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज शिक्षा के लिए निःशुल्क स्कूटी का वितरण है आदि कई प्रकार की जो हैं परिवहन के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही जो लिंग भेद, वर्गीय, जाति और धार्मिक असमानता से जो गूंथा हुआ है, इस जो लिंग भेद जो है इसको महिलाओं पर इस तरह उत्पीड़न कई प्रकार बढ़ जाता है जिससे कमज़ोर कड़ी जो लड़कियों को ही देखा जाता है। जहाँ कहीं भी समाज में ऐसे लिंग भेद होते हैं वहाँ पर लड़कियों को ही कमज़ोर रूप में देखा जाता है और ये सही भी है। हिंसा की स्थिति में भी सबसे पहले मार इन्हें ही झेलनी होती है। जहाँ जहाँ सामुदायिक हिंसा के प्रकरण हुए हैं वहाँ हम कह सकते हैं और उसका अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि हिंसा की मार झेल रहे समुदायों का डर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं के जीवन को ही प्रभावित करता है। तो इस रूप में हमने ये जो 3 पॉइंट देखे हैं इनमें नामांकन और पहुंच का सवाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक जो दस्तावेज है हमारे उसमें जेंडर सरोकार। सबसे पहले हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके बारे में क्या कहा गया है और साथ ही दूसरा है राममूर्ति समिति, 1990 की राममूर्ति समिति महत्वपूर्ण समिति है। इन दोनों ने जो है जेंडर संबंधी सरोकारों के बारे में किस प्रकार से व्यवस्था की है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जेंडर सरोकार के बारे में क्या कहा गया। तो NP 1986 कहती है
कि महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी और इस काम के लिए विशेष जो है व्यवस्थाएं की जाएगी और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके जो कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। साथ ही लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की जो नीति है हमारी, उस पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा ताकि तकनीकी तथा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनमें पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन है, जिसे हम अक्सर सेक्स स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, इसको ख़त्म किया जा सके तथा जो गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इस प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। साथ ही राममूर्ति समिति इसके बारे में क्या कहती है, तो समाज में लड़के और लड़कियों के संदर्भ में जो प्रचलित सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके कारण महिलाओं की घरेलू कर्मों या कामों और प्रजनन की भूमिका को लेकर भी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और महिला शिक्षा में क्यों नहीं भाग ले पाती है या महिलाएं शिक्षा की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाती है, इसके लिए कुछ अन्य कारण भी समिति ने गिनाए हैं, जिसमें माता पिता में लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा भाव, साथ ही उनमें लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई के प्रति जो पूर्वाग्रह है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, आखिर में ससुराल जाना है, उनके घूमने फिरने पर विशेष तौर पर जो यौन आरंभ का जो काल है उसमें बाहर निकलने पर प्रतिबंध, साथ ही छोटी उम्र में शादी और उन्हें महिलाओं के दायित्वों का जो चोला है वो पहना दिया जाता है, इसका भी दबाव होता है। इनके पीछे मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक मूल्य और रवैया है जिसका हमारे समाज पर गहरा प्रभाव है। जिन समुदायों में ये भेदभाव जितना अधिक होता है उतना ही ये कष्टदायक होता है। साथ ही विशेष रूप से कुछ अल्पसंख्यक समुदायों में ये कहीं अधिक मात्रा में है और गरीब परिवारों में छोटी लड़की की अधिक भूमिका और गर्भग्रस्त में उसकी जिम्मेदारियां हैं वो स्कूल जाने में रुकावटों के रूप में है। परिवर्तन या हम कह सकते हैं अभी आधुनिक वर्तमान जो समाज है उसमें लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है उससे शिक्षा प्रणाली के बहुत से पक्षों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, जो एनपी 1986 ने भी कहा था, लड़कियों के गैर परंपरागत कोर्सों तक न पहुंच पाना, साथ ही पाठ्यचर्या के जो निर्धारण में लड़कियों के बजाय लड़कों को केंद्र में रखना या लड़कों को ध्यान में रखना और लड़कियों के प्रति अध्यापकों और प्रशिक्षकों का जो नकारात्मक या नेगेटिव जो रवैया है वो भी जिम्मेदार है। साथ ही महिलाओं को उच्च पदों और निर्णय लेने वाली स्थिति में होना होगा। इसलिए हमारी शिक्षा नीति उन बड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, जिससे लड़कियों की शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़े। ये बात राममूर्ति समिति द्वारा कही गई। देखते हैं दो और हमारे सामने मुद्दे हैं, अवरोधन और अपव्यय का, तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अवरोधन जो है वो उन कारकों की और प्रक्रिया की ओर इशारा करता है जिसके चलते लड़कियां विद्यालय जाने से वंचित रह जाती है। अर्थात बच्चियों का जो है एक क्लास से दूसरी क्लास तक नहीं पहुंच पाना वो अवरोधन कहलाता है। और जब अवरोधन आ जाता है एक ही क्लास में
बच्ची बार बार ठहर जाती है तो इसको शिक्षा व्यवस्था से हटा लिया जाता है। साथ ही दूसरा शब्द है अपव्यय, यानी जब बच्चा एक क्लास पास करने से पूर्व ही उसको विद्यालय व्यवस्था से हटा लेना अपव्यय कहलाता है। तो अवरोधन और अपव्यय की जो प्रक्रिया है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अवरोधन का मतलब है बैरियर्स, यानी एक परीक्षा का पास नहीं कर पाना, और अपव्यय का मतलब है एक क्लास को पार करने से पहले ही शिक्षा व्यवस्था से हट जाना। इस प्रकार से अवरोध और अपव्यय की जो व्यवस्था है वो भारत में नामांकन और महिला शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा के बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा तक पहुंच में एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। और उनके जो नामांकन का स्तर है वो प्रतिवर्ष इसी कारण घटता जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में हम देखें तो वर्तमान समय में महिला शिक्षा के प्रति सामाजिक जन जागृति फैली है। इसमें समाज और सरकार सभी की अपनी अपनी भूमिका है, साथ ही मीडिया की भी अपनी भूमिका है। और महिला और ये जो बालिका नामांकन की स्थिति है उसमें पिछले दशकों के मुकाबले एक अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है और अधिक से अधिक संख्या में नामांकन का प्रोत्साहन समाज में एक प्रक्रिया के रूप में चल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नया कोई मुद्दा लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।